हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले राम राम सारे ने। हम इससे पहले न्यूक्लियर चैप्टर की फर्स्ट वीडियो कर चुके हैं। सेकंड हम करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम न्यूक्लियर के फोर्सेस को स्टडी कर चुके थे। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, न्यूक्लियर के फोर्स के बारे में एक स्पेशल ग्राफ बनता है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए बच्चों, ये एक ग्राफ बनता है। यहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी है जो वाई एक्सिस पे दिखा रखी है, यहां डिस्टेंस है। तो ये ग्राफ इस तरह से बनता है। देखो ये जो डिस्टेंस है लेट ये है 1.2 फर्मी, ये है 2 फर्मी। अब ये ग्राफ अपने को क्या दिखा रहा है मैं ये बता रहा हूं बच्चों। जब न्यूक्लियॉन्स आपस में बिल्कुल पास पास होते हैं, बहुत ज्यादा पास होते हैं कि उनका डिस्टेंस 1.2 फर्मी से भी कम होता है, तो उनमें रिपल्सन होती है। कुछ ऐसे समझ लो कि दो भाई हैं, एक भाई है ए और दूसरा भाई है बी। जब ये पास पास रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं और मैरिड है, तो दोनों की बहुएं आपस में लड़ाइयां करती हैं, डिमांड करती है, मुझे भी नेकलेस चाहिए वगैरह, मुझे भी चाहिए, हम हर चीज की लड़ाइयां होती हैं। अब मान लो उनमें इनमें लड़ाई हो रही है, मतलब रिपल्सन हो रही है, ये रिपेल करते हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा दूर रहते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ए यहां पर है और बी जो है थोड़ा सा दूर आ गया, यहां पे आ गया। अब इनके भी अलग अलग गली में रहने लग गए दोनों भाई। अब इन दोनों भाइयों में क्या होता है, प्यार जाग जाता है, इसमें होती है अट्रैक्शन, क्योंकि एक दूसरे के नीड में काम आते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब अलग अलग गली में अलग अलग घर में रहते हैं। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक भाई तो इंडिया में रहता है और एक भाई रहता है फॉरेन में, मतलब ए और बी में बहुत ज्यादा डिस्टेंस बढ़ गया। अब दूरी बढ़ने से क्या हो गया बच्चों, दोनों का कल्चर जो है वो अलग अलग हो गया। अब दोनों एक दूसरे के शादी ब्याह में जल्दी से आ जा नहीं सकते क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब दोनों में ना तो अट्रैक्शन रही ना ही रिपल्सन, एक दूसरे को मतलब फॉर्मेलिटी वाला ही याद करते हैं, बहुत स्पेशल ओकेजन पे ही याद करते हैं। यही न्यूक्लियर के फोर्सेस के बीच में होता है। तो आप एक बार मेरे साथ साथ बोलो, न्यूक्लियर फोर्सेस स्पेशल फोर्सेस होते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस स्पेशल फोर्सेस होते हैं। जब डिस्टेंस 1.2 फर्मी से कम होता है, जब डिस्टेंस 1.2 फर्मी से कम होता है, अट्रैक्शन कम होती जाती है और रिपल्सन होनी शुरू हो जाती है। अट्रैक्शन कम होती जाती है और रिपल्सन होनी शुरू हो जाती है। 1.2 फर्मी पे अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है। 1.2 फर्मी पे अट्रैक्शन मैक्सिमम। और लाउड बोलना है। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा अट्रैक्शन कम होती जाएगी। जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता है तो फिर धीरे धीरे फोर्स खत्म होना शुरू हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी लगभग जीरो के इक्वल हो जाती है, मतलब ना तो अट्रैक्शन रहेगी ना ही रिपल्सन रहेगी। ये हम ऑलरेडी न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ चुके थे, बस ये ग्राफ मैंने आपको नहीं बताया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हम पढ़ चुके थे कि रदरफोर्ड ने अपने को बताया था कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो बहुत कम होता है। बच्चों अगर मैं कह दूं एक फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड जो है अगर उसके अंदर एक पीनट रख दे, एक मूंगफली रख दे, इतना जो है एटम का, अगर पूरा एटम है, पूरा क्या है एटम है, तो ये फुटबॉल ग्राउंड की तरह अज्यूम किया जा सकता है। और जो इसके अंदर एक पीनट पड़ा है, मूंगफली पड़ी है, ये क्या होता है न्यूक्लियस। तो जो एटम का साइज होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, जिसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। तो बोलो एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर का होता है। 10⁻⁻10 मीटर का होता है। लगभग इसको हम एंगस्ट्रॉम के साइज का बोलते हैं। इसको हम एंगस्ट्रॉम के साइज का बोलते हैं। न्यूक्लियस का साइज फर्मी की रेंज का होता है। न्यूक्लियस का साइज फर्मी की रेंज का होता है। फर्मी 10⁻⁻15 मीटर होता है। फर्मी 10⁻⁻15 मीटर होता है। बच्चों अब हम न्यूक्लियर रिएक्शन देखने जा रहे हैं। क्या टॉपिक करेंगे अब हम? न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर क्या होता है, या तो एक बड़ा न्यूक्लियाई दो छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक होगा, दो या दो से ज्यादा में, या दो से ज्यादा छोटे न्यूक्लियाई आपस में मिलकर कोई एक बड़ा न्यूक्लियाई बना देंगे। तो इन दोनों ही केसेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है। जैसे कि स्पाइडरमैन मूवी के अंदर उसके अंकल, स्पाइडरमैन के अंकल समझाते थे, रिमेंबर विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ऐसी बच्चों जब भी न्यूक्लियस का या तो ब्रेकडाउन होता है या वो कंबाइंड होते हैं तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है। कैसी अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है? ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। बच्चों ये तो न्यूक्लियस है। मैं बच्चों को अक्सर कहता हूं ये तो न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा है। अगर किसी का दिल टूट जाएगा तो सोचो कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी।
तभी कहा भी गया है, पंख पाकर भी अगर आसमां से बगावत नहीं की तूने, तो दीवाने परिंदों वाली कोई हरकत नहीं की तूने। दिल टूटने के बाद भी अगर तेरे मार्क्स कम आते हैं, तो बेटा सच्ची मोहब्बत नहीं की तूने। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है। हम इस प्रोसेस को बोलते हैं, न्यूक्लियस के ब्रेक होने के प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। बोलो फ्यूजन। नेक्स्ट इसका साथ में अपने को टॉपिक करना है फ्यूजन। जब भी एक बड़ा न्यूक्लियस ब्रेक होके छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है, जैसे कि मान लो यूरेनियम है, वो क्रिप्टम और बेरियम में ब्रेक हो जाता है, या हम कहें छोटे न्यूक्लियस है जैसे कि हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप हैं, ये मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं हीलियम। इन दोनों ही केस के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन हुई है। इस पहले वाली रिएक्शन को तो हम बोलते हैं फ्यूजन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं ये आपको पहले लिखवा रहा हूं। बोलेंगे फ्यूजन व्हेन ए बिगर या फिर मासिव न्यूक्लियाई, बिगर या फिर मासिव न्यूक्लियाई अगर ये ब्रेक होता है, बी आर ए के ई टूटने को, बी आर ई ए के ब्रेक होता है जब एक बिगर या मासिव न्यूक्लियाई ब्रेक होता है स्मॉल न्यूक्लियाई के अंदर। तो बच्चों हम इस चीज को हम बोलते हैं फ्यूजन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्यूजन। इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्यूजन। और जब भी है ना 2 और मोर स्मॉल छोटे न्यूक्लियर जब मिलके एक बनते हैं उसको बोलते हैं फ्यूजन। बोलो फ्यूजन। व्हेन 2 और मोर न्यूक्लियाई कंबाइंड, जब 2 और मोर न्यूक्लियाई कंबाइंड करते हैं टू फॉर्म ए बिगर न्यूक्लियस, और एक बिगर न्यूक्लियस बना देते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। आगे लिख लेना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। तो अपने को मेन डिफरेंस पता चल गया फ्यूजन और फ्यूजन में क्या होते हैं। अब हम इसको डिटेल में और डिफरेंस देख लेते हैं अपन। हम फटाफट से बोलो फ्यूजन। नेक्स्ट बोलो फ्यूजन। इसके अंदर क्या होगा, जो न्यूक्लियाई है वो क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख दोगे, इसमें न्यूक्लियाई क्या होते हैं, स्प्लिट। ये मतलब इसकी फर्स्ट डेफिनेशन लिखनी है। इसमें क्या होते हैं, कंबाइंड। क्या होते हैं, कंबाइंड। ये जो बच्चों होती है इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर है ना हम फ्यूजन रिएक्शन करते हैं, जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर बने हुए हैं। इसका एग्जाम्पल है सन के अंदर क्या होती है, फ्यूजन। फिर फ्यूजन जो है ना ये कंट्रोल्ड होती है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये इसके अंदर जितनी एनर्जी निकलती है वो इतनी बहुत ज्यादा नहीं होती, अपने लिए तो ज्यादा होती है, लेकिन इस फ्यूजन में तो इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है वो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। ये क्या होती है, इट इज अनकंट्रोलेबल। इसको कंट्रोल करना इजी नहीं है, ये अनकंट्रोल्ड होती है। ये लैब में परफॉर्म हो सकती है। जो फ्यूजन है ये कहां पे परफॉर्म हो सकती है, इन लैब। फ्यूजन जो है वो लैब के अंदर परफॉर्म हो सकती है, लेकिन जो फ्यूजन है ये लैब के अंदर नहीं परफॉर्म हो सकती। कैन नॉट परफॉर्म्ड इन लैब। इसको आप पूरी लाइंस वगैरह बना के अपने आप लिख लेना इसको, ठीक है। इसके लिए जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर। लगभग 10 की पावर 7 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए होता है। ये लो टेम्परेचर पे हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। ये किस पे हो सकती है, लो टेम्परेचर पे। एक डिफरेंस और भी है, इसके अंदर लेसर एनर्जी बाहर निकलती है, लेसर एनर्जी एज कंपेयर टू फ्यूजन। फ्यूजन में तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है, इतनी कि अपन इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है। तो यहां तक तो ये हो गया फ्यूजन और फ्यूजन। बच्चों गोट इट, गोट इट, ओया। नेक्स्ट टॉपिक इज मास डिफेक्ट। बोलो मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके फिर आगे बढ़ते हैं। मान लो कि आपने एक तराजू ले लिया, उस तराजू के अंदर पलड़े में आपने दो तरफ, एक तरफ वेट रखा, एक तरफ सामान रखा। मान लो जो इसके अंदर जो ए वाला पलड़ा है इसमें आपने सामान रखा, बी वाले में वेट रखा।
मेरे पास यहां पर मान लेते हैं एक लिफाफे के अंदर, एक बाउल के अंदर मान लेते हैं 20 किलो एप्पल थे, 20 केजी एप्पल थे, और 20 केजी ही मेरे पास क्या थे, 20 केजी क्या थे मेरे पास, ऑरेंज। इसको यूं मान लेना कि मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूं, मतलब 20 किलो एज्यूम कर लो प्रोटॉन और 20 किलो क्या है, न्यूट्रॉन। दोनों को जब आप मिक्स करके इस पलड़े में डाल दोगे, एक बड़ा लिफाफा ले लिया, इसमें आपने सारे के सारे एप्पल भी डाल दिए और सारे के सारे क्या डाल दिए, ऑरेंज। क्या डाल दिए, अब यहां पर 20 और 20 अपने को कितना रखना पड़ेगा, 40। कितना रखना पड़ेगा, 40। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं बच्चों 40 नहीं रखना पड़ेगा, हमको 39 रखना पड़ेगा, तो यह क्या बात डाइजेस्ट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बच्चों, क्योंकि 20-20 तो 40 होता है, लेकिन ऐसा प्रोटॉन न्यूट्रॉन की दुनिया में नहीं होता। आपने 20 किलो लिए प्रोटॉन, क्या लिए, 20 किलो लिए न्यूट्रॉन, क्या लिए, दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने से एक एनर्जी बाहर निकलती है, वो जो एनर्जी बाहर निकलती है ना, एनर्जी की इक्वेशन होती है E = mc²। तो साइंस कहती है मास भी बाहर निकलेगा। तो 20 किलो मिला के जब बड़ा न्यूक्लियस बना देंगे तो उसको हम बोलेंगे उसका मास कुछ कम मिलेगा। तो ये जो डिफरेंस आ गया इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। यहां पर समझो, यहां पर देखो, अगर मैं कह दूं प्रोटॉन है और ये है न्यूट्रॉन, ये होता है कंस्टिट्यूएंट, इससे क्या बन गया, न्यूक्लियस। प्रोटॉन वैसे कितने होते हैं बच्चों, जेड। किसी भी एटम के अंदर जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, उसका जो एटॉमिक नंबर है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, A-Z। अगर मैं कहूं ये दोनों मिला के अगर ये न्यूक्लियस बना रहे हैं, ये बन गया हमारे पास पूरा न्यूक्लियस। इसका मास क्या मिलता है, कुछ कम मिलता है। क्या मिलता है, कुछ कम। मान लो ये 20 किलो थे, ये 20 किलो थे, तो ये कितने मिले, 39। डिफरेंस कितने का आ गया, एक का, 1 का डिफरेंस आ गया, क्योंकि टोटल 40 होने चाहिए थे, 40 में से 39 गए, तो क्या आ गया, एक इसका डिफरेंस आ गया। इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। मतलब 20-20 किलो 40 किलो नहीं बना, 39 बनकर 1 किलो मास डिफेक्ट आ गया। तो मास डिफेक्ट की क्या डेफिनेशन होगी, मैं वो बता देता हूं। बोलो, मास डिफेक्ट, इट इज द डिफरेंस बिटवीन कंबाइंड मास ऑफ न्यूक्लियन। मतलब न्यूक्लियन का पहले कंबाइंड मास कर लो जब वो अलग अलग थे, ठीक है, एंड मास ऑफ न्यूक्लियस। बच्चों अगर मैं कहूं कंबाइंड मास ऑफ न्यूक्लियन क्या होगा, पहले सारे प्रोटॉन का मास, पहले सारे प्रोटॉन का मास, मतलब मैं कह दूं मास ऑफ प्रोटॉन्स, साथ में क्या ऐड करना पड़ेगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ न्यूक्लियस। बच्चों आप मुझे ये बताओ, हम डेल्टा एम फाइंड करने चल रहे हैं, क्या फाइंड करने चल रहे हैं, डेल्टा एम। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या होती है जेड, एक प्रोटॉन का मास mp, प्लस में मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या होती है A-Z, और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है mn। मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, हम मान ले कैपिटल M मानते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस। इनको जब आप डिफरेंस कर लो, इनका सम कर लोगे, मतलब कंबाइंड कर दोगे मास, उसमें से मास ऑफ न्यूक्लियस को माइनस करोगे, तो हमारे पास आ जाएगा मास डिफेक्ट। क्या आ जाएगा, मास डिफेक्ट। और लाउड बोलो, क्या आ जाएगा, बच्चों अब हम देख रहे हैं ये मास क्या डिफेक्ट क्यों आया, हु विल टेल, कौन बताएगा, तमन्ना, मास का डिफेक्ट क्यों आया, ये जब भी न्यूक्लियन कंबाइन हुए थे तो अट्रैक्शन के कारण एनर्जी बाहर निकली थी। वेरी गुड। जब भी दो न्यूक्लियन आपस में कंबाइंड होते हैं तो एनर्जी बाहर निकली थी, तो क्या निकला था, उससे क्या आ गया था, मास डिफेक्ट। अब मुझे ये देखना हो कितनी एनर्जी बाहर निकली है। अगर आपके पास मास डिफेक्ट आ गया, अभी अभी आप बताओ मास डिफेक्ट कितना आया हमारे पास, डेल्टा एम। समझ आ रही है, इसका फार्मूला वैसे क्या अपन ने बनाया है, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A-Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस में क्या, मास ऑफ न्यूक्लियस। इसको हम कैपिटल M से लिख देते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस। इतना मास बाहर निकला है तो एनर्जी कितनी बाहर निकली होगी, हमें पता है E = क्या होता है,
सी स्क्वेयर। तो मैं कह दूं जितना मास बाहर निकला है ना, उसको अगर मैं सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या बाहर आ जाएगा, कितनी एनर्जी बाहर निकली। ये सारी एक्सप्रेशन यहां पुट कर देंगे, मतलब इतना मास बाहर निकला। तो ये जो एनर्जी है ना बच्चों, इसकी वजह से न्यूक्लियन आपस में कंबाइंड है। इसी एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी की दो डेफिनेशन होती है। पहली तो ये होती है कि वो एनर्जी जिससे कि न्यूक्लियन आपस में बाइंड है। ये दूसरी ये होती है कितनी एनर्जी दे कि वो टूट जाएंगे। दोनों सेम बातें हैं। जैसे मान लो गिलास है, कोई वो आधा पानी का भरा हुआ है, तो उसको हम दो बातों से कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं या तो वो आधा पानी का भरा हुआ है या आधा पानी से खाली है, या पानी से आधा भरा हुआ है, आधा पानी से क्या है, खाली। बात तो एक ही है दोनों की। तो मैं कह दूं, मान लो कि मैंने इसको बंद कर रखा है अपने हाथ को, तो मैंने कितने फोर्स से बंद कर रखा है वो बोल दूं, या मैं कह दूं खोलने के लिए कितना फोर्स चाहिए, वो दोनों एक बात है या नहीं है? दोनों सेम बातें हैं। तो ऐसे बाइंडिंग एनर्जी की दो डेफिनेशन है, लेकिन मैं एक ही आपको बता देता हूं। बोलो बाइंडिंग एनर्जी, इट इज द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट each nucleon in a nucleus ये आगे इसकी पूरे फॉर्मूला आ गया। ये हम एक बार इसको कंप्लीट कर देते हैं। क्या लिखना है यहां पे? सारे बोलेंगे जेड पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम। गोट इट? गोट इट? माय डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान क्या रखना है, देखो जो मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा होगा ना, वो आपको दे रखा होगा 1.008 या 7 कुछ भी, वो AMU में दे रखा होगा। AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। किसी चीज को अगर एक AMU को किलो में लेके आना ना, तो अपने को 1.66 इंटू 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इससे आ जाता है केजी में मास। तो इतना सब करोगे तो झंझट पड़ जाएगा। तो आपका जितना भी मास डिफेक्ट आ जाए ना बच्चों, मान लो कि एक बार ही आ गया XAMU एटॉमिक मास यूनिट, और आपको एनर्जी निकालनी हो, तो जितना भी मास डिफेक्ट आया ना, एनर्जी जितनी बाहर निकलेगी या एनर्जी जो हमें तोड़ने के लिए देनी पड़ेगी, वो कितनी होगी? इसको आप 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देना एक्स को। उससे हमारा जो आंसर है वो एनर्जी डायरेक्ट आ जाएगी। गोट इट? गोट इट? ओ या। अब हम करते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। क्या टॉपिक कर रहे हैं अब हम? बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होता है बच्चों, ये ध्यान से समझ लो। देखो इस तरह की है ना, ये जो क्राउन शेप में, मतलब इस तरह से ये जो कर्व दे रखी है ना, ऐसे देखो ध्यान से समझना। इसके अंदर यहां पर ये क्राउन सा बनेगा, 1 2 और ये 3 बार यहां पे शार्प पीक आएगा, सींग बनेंगे, 3 सींग बनेंगे। फिर एनर्जी बढ़ेगी, उसके बाद कम होना शुरू हो जाएगी। मैक्सिमम एनर्जी जो मिलेगी वो Fe की मिलेगी। गोट इट? ये प्रैक्टिकल कर्व है, ये अपने को समझनी पड़ेगी, साथ के साथ पढ़नी भी पड़ेगी। तो बोलो बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ये एक प्रैक्टिकल कर्व है। इसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखते हैं। एक्स एक्सिस पे मास नंबर आता है। बोलो बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व हम एनसीईआरटी बुक से देख के बनाना सीख जाएंगे। अब हम कर लेते हैं इसके फीचर क्या लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, जैसा मैंने आपको ग्राफ में बताया था। ग्राफ में मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्मॉलर न्यूक्लियाई है, सॉरी यहां पर एक बार देख लो, यहां जो स्मॉलर न्यूक्लियाई है, स्मॉलर न्यूक्लियाई के लिए एनर्जी क्या रहती है? कम रहती है। क्या रहती है? कम। फिर एनर्जी बढ़ती रहती है। मैक्सिमा कहां मिलता है अपने को? हीलियम पे, कार्बन पे और ऑक्सीजन पे। मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है आयरन की? वो कितनी होती है? 8.8
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये प्रैक्टिकल कर्व है, जो हमने सीखा है ना बस वही अपने को लिखना है। फर्स्ट पॉइंट बोलो, बाइंडिंग एनर्जी स्मॉल न्यूक्लियाई की कम होती है। बाइंडिंग एनर्जी स्मॉल न्यूक्लियाई की कम होती है। अपने को 3 मैक्सिमा मिलते हैं, अपने को 3 मैक्सिमा मिलते हैं। हीलियम पे, कार्बन पे और ऑक्सीजन पे। हीलियम पे, कार्बन पे और ऑक्सीजन पे। 3 मिनिमा भी मिलते हैं, 3 मिनिमा मिलते हैं। लिथियम पे, बोरोन पे और नाइट्रोजन पे। लिथियम पे, बोरॉन पे और नाइट्रोजन पे। क्या ये सारी थ्योरी आप लर्न कर लोगे, लिखना सीख जाओगे ये? ठीक है, याद कर लेना इसको। फिर बोलो, बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम आयरन की होती है। बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम आयरन की होती है। हम ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देख रहे हैं, एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग, एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए। तो बोलो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर आयरन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फॉर आयरन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर बोलो, मास नंबर जब फर्दर इंक्रीज होगा, मास नंबर जब फर्दर इंक्रीज होगा, बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है। यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है। अब हम करते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी बच्चों सिलेबस से कट है, लेकिन इसकी यूनिट्स वगैरह वो आ सकती है 1 मार्क्स में, और 1 मार्क्स में बस बेसिक डेफिनेशन आ सकती है। जब भी कोई एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई ब्रेक होता है 2 या मोर स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर, तो इस तरह से एनर्जेटिक रेज भी बाहर निकलती हैं, जैसे अल्फा, बीटा एंड गामा। और ये न्यूक्लियस अपने आप ब्रेक होता रहता है, और छोटे में और छोटे में और छोटे में। तो बोलो, रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी कंटिन्यूअस डिसइंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कंटिन्यूअस खर्च होना ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई इनटू, इनटू साथ साथ पढ़ते भी रहेंगे ऊपर, 2 और मोर स्टेबल न्यूक्लियाई 2 और मोर स्टेबल न्यूक्लियाई विद एमिशन ऑफ with emission of elementary particles elementary particles like alpha, beta, gamma like alpha, beta, gamma and energetic radiations। and energetic radiation। अल्फा बीटा तो एनर्जेटिक पार्टिकल है और गामा क्या है, एनर्जेटिक रेडिएशन है। बोलो, यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। Units of radioactivity। फर्स्ट यूनिट होती है बच्चों, होती है 1 बैकरल। बैकरल का मतलब डीपीएस, डीके पर सेकंड। अगर एक डीके 1 सेकंड में हो रहा है उसको बोलते हैं बैकरल। बोलो, बैकरल Becquerel। इट इज द It is the 1 डीके पर सेकंड। 1 decay per second। मतलब एक न्यूक्लियस खर्च हो रहा है, डीके मतलब एक न्यूक्लियस 1 सेकंड में खर्च हो रहा हो। बोलो, क्यूरी Curie। ये होता है 3.7 इंटू 10⁻10 डीपीएस, मतलब डीके पर सेकंड। क्योंकि जब रेडियो एक्टिविटी होती है ना, बहुत सारे जो है न्यूक्लियाई डीके होते हैं, तो छोटी यूनिट नहीं बनाई भाई, 1 सेकंड में एक नहीं, 1 सेकंड में 10⁻10 रेंज की हो। तो क्यूरी बोलो, 1 क्यूरी 1 Curie इज इक्वल टू is equal to 3.7 3.7 इंटू 10⁻10 into 10 raised to power 10 डीके पर सेकंड। 10 decay per second। रदरफोर्ड Rutherford इट इज इक्वल टू it is equal to 10⁻6 डीपीएस। 10 raised to power 6 dps। डीपीएस होता है डीके पर सेकंड। और क्यूरी और रदरफोर्ड में क्या रिलेशन होता है, बोलो, 1 क्यूरी 1 Curie इज इक्वल टू is equal to 3.7 3.7 इंटू 10⁻4 रदरफोर्ड। into 10 raised to power 4 Rutherford। बच्चों एक ग्राफ कर लेते हैं, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रैक्टिकली देखा गया है। जैसे जैसे मास नंबर 20 के ऊपर बढ़ जाता है ना, वैसे वैसे हम क्या देखते हैं, अगले अगले जो न्यूक्लियस आते हैं उनमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, प्रोटॉन की क्या होती है, कम। तो देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, ज्यादा, और प्रोटॉन क्या है, कम। तो कि पूछ ले कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में क्या रेशियो होती है, तो आप कहना मास नंबर 20 तक तो लगभग सेम होते हैं, जितने एटम के अंदर प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे, न्यूट्रॉन। जब मास नंबर बढ़ जाता है तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की रेशियो बढ़ जाती है, 1.5 गुना तक हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, 1.52। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी जो है वो सिलेबस में है नहीं, तो अल्फा बीटा गामा आने की जो चांसेस है वो कम है। बस बेसिक से आप समझ लो, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है। बीटा रेज क्या होती है,
जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से बाहर निकलता है, न्यूक्लियस से, उसको बोलते हैं बीटा पार्टिकल, और जो एनर्जेटिक रेज होती है उसको बोलते हैं गामा रेज। अब ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, आप पे लोड ना बढ़े, और हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कर रहे हैं। अभी इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।